श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की यह चर्चा नौजवानों को समर्पित है। वैसे नौजवान जिनको सप्ताह में एक या उससे अधिक बार नाइट डिस्चार्ज हो जाता है, सोपन दोष हो जाता है। यदि महीने में एक या दो बार 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नौजवानों को सोपन दोष हो जाता है, नाइट डिस्चार्ज हो जाता है, तो उतना विचारणीय बात नहीं है। परंतु यदि सप्ताह में एक या उससे अधिक बार सोपन दोष होने लगे, नाइट डिस्चार्ज होने लगे, तो यह विषय विचारणीय बन जाता है। क्योंकि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो नौजवान कभी जवान ही नहीं बन पाएगा, सीधा बुढ़ापे में ही डायरेक्ट परिवर्तित हो जाएगा। फिर यह बहुत खतरनाक रोग बन जाता है। क्योंकि धीरे धीरे वीर्य धातु पतली हो जाती है। वीर्य धातु पतली होने के कारण नाइट डिस्चार्ज के माध्यम से, सोपन दोष के माध्यम से बह रही है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वह आपके मूत्र मार्ग से बहने लगेगी, मूत्र के साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका शरीर धीरे धीरे निस्तेज होता चला जाएगा, मुंह आपका पिचक जाएगा, चेहरे का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, आंखों में कमजोरी आ जाएगी, सिर में दर्द रहने लगेगा, हाथ पैरों की पिंडलियों में दर्द रहने लगेगा। अनावश्यक रूप से विचार चलने लगेंगे मस्तिष्क में, जो कि डराने वाले होंगे, खतरनाक होंगे। धीरे धीरे ऐसा रोगी विक्षिप्त होता चला जाता है। चूँकि परिवार वालों की तरफ से और स्वयं की तरफ से भी वह पढ़ाई लिखाई में प्रतिस्पर्धा में होता है। बुद्धि को एकमात्र वीर्य की शक्ति चाहिए जिससे वह तीव्र होती है। नाइट डिस्चार्ज हो रहा है और महीने में या सप्ताह में 2-5 बार हो जा रहा है, इसका मतलब वीर्य शक्ति कमज़ोर हो गई है, क्षीण हो गई है, वीर्य पतला हो गया है, बह रहा है पानी की तरह। मस्तिष्क को वीर्य की शक्ति नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है। इस कारण से पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, उच्छृंखलता आ जाएगी, मन में अनचाहे भय, घबराहट आने लगेगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। वही परिवार वाले जो वैसे नौजवान के लाभ के लिए, उसकी पढ़ाई इत्यादि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं परिवार वालों को, उन्हीं अपने गार्जियन को हे दृष्टि से देखना शुरू कर देगा वैसा नौजवान। जिन परिवार वालों के बल पे वह नौजवान अपने जीवन के सुखद सपने देख रहा है, उन्हीं परिवार वालों के प्रति चिड़चिड़ा होकर उन्हीं से रुष्ट रहने लगेगा। परिवार में भी कलह आ जाएगी। चूँकि परिवार वालों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हमारा जो बेटा या बेटी है निस्तेज होता जा रहा है, शरीर का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। भय, विक्षोभ, खेल कूद में मन ना लगना, एकांत पसंद करने लगेगा। धीरे धीरे वैसा नौजवान धीरे धीरे एकांत पसंद करने लगता है, अकेला रहने लगता है, दूसरे लोगों से उसको भय लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। वह अपना घर बंद करके नितांत अकेला रहना पसंद करने लगता है और उसकी स्थिति और भी अधिक फिर गंभीर होती चली जाती है। धीरे धीरे वह एक खतरनाक रूप से मनोरोगी बन जाता है और वैसा नौजवान फिर या तो आत्महत्या करता है या किसी का मर्डर कर देता है। अभी एक घटना घटी। आदरणीय मित्रों, सप्ताह में, महीने में 1-2 बार यदि सोपन दोष हो रहा है तो उतनी समस्या नहीं है। परंतु यदि सप्ताह में 1 बार या 2 बार या उससे अधिक नाइट डिस्चार्ज हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, सोपन दोष हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आप वैसे किसी नौजवान के गार्जियन हैं और आपको अपने बच्चे के चेहरे पर उस तरह के भाव नज़र आवे जो मैंने लक्षण बताए हैं कि धीरे धीरे आंख गहरे जाने लगी है, बच्चा अकेला रहना पसंद करने लगा है, अपने दोस्तों के साथ भी घूमना कम कर दिया है, घर में भी रहता है तो चिड़चिड़ा रहता है, अकेला रहता है, अपने कमरे को बंद करके रहता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं है, जब भी उससे कितना भी प्रेम से बात करें एकदम चिड़चिड़ी अवस्था में वह आपके साथ पेश आ रहा है, गुमसुम रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को
किसी इस प्रकार के गुप्त रोग ने घेर लिया है, उस इत्यादि की व्याधि उसको हो गई है, तो मैं उन नौजवानों को कहूँगा कि यदि ऐसी स्थिति आपकी है, एक से अधिक बार आपको नाइट फॉल हो रहा है, नाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तब आप सावधान हो जाएं और इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना ट्रीटमेंट कराएं, निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो जाएंगे। मैं जो औषधि आज आपको बता रहा हूं, उस औषधि को केवल आप 10 दिन सेवन करेंगे तो लगभग आपकी समस्या निर्मूल हो जाएगी। और मैं वैसे नौजवानों के अभिभावकों से भी निवेदन करूँगा, उनके गार्जियन से भी निवेदन करूँगा कि यदि आपके बेटा बेटी को इस प्रकार के लक्षण उभर कर आ रहे हैं कि वह नितांत अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, उनके चेहरे का तेज चला गया है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अब कम उल्लास से घूम रहे हैं, खेल कूद में भी कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ज़रा सी बातों पर स्वयं के बहन भाइयों से या अपने माता पिता से या अपने मित्रों से चिड़चिड़ाहट के साथ पेश आ रहे हैं, तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप वैसे नौजवान को डांटे नहीं, फटकारे नहीं, उसकी समस्या को समझें और उसका निदान करने की कोशिश करें। जो औषधि मैं बता रहा हूँ, यदि गार्जियन को यह बात समझ में आ जाती है, किसी परिवार में वैसा कोई नौजवान है और उसको समझ में अपनी समस्या नहीं आ रही है, परंतु गार्जियन यदि मुझे सुन रहे हैं, गार्जियन को समझ में आ रही है, तो वह भी बिना उस नौजवान को बताए इस औषधि का सेवन करवा सकते हैं, या वह नौजवान स्वयं इस औषधि का पालन कर सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्याधि के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आजकल पढ़ाई लिखाई का दबाव नौजवानों पर अधिक होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, जिस कारण से रात्रि जागरण अधिक हो जाता है। रात्रि जागरण के कारण जैसे ही आप 2-3 दिन सही समय पर सोएंगे नहीं और सही समय पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, रात्रि जागरण कर लेंगे किसी भी कारण से, चाहे अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण से या किसी और अन्य कारण से, तो एक बात तय है, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। जैसे ही आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार होंगे, कब्ज के शिकार होंगे, धीरे धीरे आपके पेट में गर्मी बढ़ने लगेगी। वह पेट की गर्मी फिर आपके समस्त शरीर में बढ़ने लगेगी, फिर वह आपके मस्तिष्क तक भी गर्मी पहुंचेगी। उस कारण धीरे धीरे आपकी वीर्य धातु पतली हो जाएगी और पेशाब के माध्यम से या तो बहने लगेगी या नाइट डिस्चार्ज के माध्यम से बहने लगेगी। यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है कि आपका समय पर खुलकर पेट साफ नहीं हो रहा है, लैट्रिन साफ नहीं हो रही है, सबसे पहले तो मेरा निवेदन यह रहेगा कि यदि आपको रात्रि में जागरण करना पड़ता है, यदि आपके ऊपर पढ़ाई का या और अन्य किसी कार्य का वैसा दबाव है कि आपको अधिक मानसिक कार्य करना पड़ता है और रात्रि जागरण भी करना पड़ता है, आपके भोजन में भी व्यस्तता आ जाती है, कोई नियम भोजन का बन नहीं पा रहा है कि कब कितने बजे भोजन आप करें, ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि आप अपना रूटीन कैसे भी मेंटेन करें। एक बात। दूसरी बात, यदि कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए हैं तो कॉन्स्टिपेशन अब वैसे तो जाएगा नहीं, उसके लिए कोई ना कोई औषधि का आपको सेवन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए बाजार में जितनी भी औषधियाँ हैं वह भी सब विषाक्त हैं। विषाक्त मैं इस कारण से कह रहा हूँ, ऐसी सभी चूर्ण का जो बेस होता है वह सनाय होता है, सनाय की पत्ती होती है। सनाय की पत्ती वाला चूर्ण यदि आप रात्रि में खाएंगे, सुबह पेट तो निश्चित रूप से आपका साफ हो जाएगा, परंतु वह और अधिक ड्राइनेस आपके उदर में ला देगी, आपकी जो मूल समस्या है वह और बढ़ जाएगी। तो अधिकतर इसी प्रकार की औषधियाँ बाजार में आपको मिलती है। सभी कंपनियां सनाय बेस्ड चूर्ण ही बनाती हैं जो रात्रि में आप खाते हैं और सुबह पेट साफ हो जाता है। वैसा कोई भी चूर्ण यदा कदा कभी ले लिया तो कोई बात नहीं, परंतु यदि निरंतर वैसे चूर्ण का सेवन आप करेंगे तो आपकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि वह सभी चूर्ण ड्राइनेस पैदा करते हैं। आपकी आंतों में आपके उदर में बहुत ड्राइनेस पैदा कर देंगे और एक समय आएगा कि उन चूर्ण के खाए बिना फिर आपका पेट भी कभी साफ नहीं होगा। तो वैसा कोई भी चूर्ण आप उपयोग में ना लाएं। सबसे बेस्ट चीज़ है, यदि आप सौपन दोष के शिकार भी हैं तो आपके लिए मैंने पीछे एक चर्चा की थी, उसमें मैंने सब्जा के बीज बताए थे।
वह सब्जा के बीज आप 1 चम्मच यूं ही पानी से, ताजे पानी से निकल लें रात्रि में। सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा, प्लस आपके पेट की बढ़ी हुई गर्मी को भी वह शांत करेगा। 1 दिन बीज कर लें, वह 1 चम्मच बीज निकल लें। यदि आप सब्जा के बीज नहीं ले सकते हैं तो फिर आप त्रिफला चूर्ण लेवें कंटिन्यू कुछ दिनों तक दूध के साथ। आदरणीय मित्रों, इस जगत में आयुर्वेदिक औषधियों को महान इसलिए कहा गया है कि एक ही औषधि केवल अनुपान यदि आप बदल लेते हैं तो एक अलग प्रकार का गुण प्रदान करती है आपको। जैसे त्रिफला चूर्ण है, यदि आप उसको शहद के साथ लेते हैं, घी के साथ मिला के लेते हैं, तो वह आपके शरीर में सप्त धातु वर्धक बन जाता है, यानी कि 7 धातुओं की वृद्धि करने वाला रसायन बन जाता है। जब आप उसको गर्म पानी से लेते हैं तो वह गैस नाशक बन जाता है। जब आप उसको दूध के साथ लेते हैं तो वह विरेचक बन जाता है, यानी कि आपके पेट को साफ करने वाला बन जाता है। यदि आंतों में कहीं भी गंदगी चिपकी हुई है तो मल का शोधन करने वाला बन जाता है। आप दूध के साथ निरंतर त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ रहने लगेगा। कुछ दिन नियम पूर्वक आप दूध के साथ त्रिफला चूर्ण लेंगे तो जितनी भी गंदगी धीरे धीरे आपकी आंतों में चिपकी हुई थी वह आउट हो जाएगी, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, बढ़ी हुई शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यह काम करना है। अब आ जाइए औषधि पे, जो शोपन दोष की औषधि है। कॉन्स्टिपेशन की अधिकता के कारण, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी के कारण डिस्चार्ज के शिकार हो गए हैं या किसी और अन्यत्र कारण से हो गए हैं। मेन बात है कि आपका वीर्य पतला हो गया है, वीर्य वाहिनी नाड़ी कमजोर हो गई हैं और थोड़ा सा भी शरीर में गर्मी बढ़ती है तो रात्रि में आपको नाइट डिस्चार्ज हो जाता है। औषधि नोट कर लें। इमली आप सभी ने खाई नहीं होगी तो देखी ज़रूर होगी, और खाई भी होगी। जब हम समोसा इत्यादि कुछ भी मार्केट में खाते हैं तो हमें जो चटनी मिलती है वह खट्टी खट्टी जो लगती है वह इमली के कारण ही लगती है। उसमें इमली डाल के ही खट्टा किया जाता है। इमली के बीज आते हैं। आप पंसारी के यहाँ जाएंगे तो पंसारी आप उसको कहेंगे कि हमें इमली के बीज चाहिए, तो वह इमली के बीज दे देगा। लगभग 500 से 700 मिलीग्राम वजन का एक बीज होता है इमली का। ऊपर ब्लैक कलर का छिलका होता है। जब उस छिलके को आप उतार देंगे तो भीतर आपको बादाम के जैसी गिरी निकलेगी। आपने 200 ग्राम वह गिरी ले लेनी है मार्केट से। 200 ग्राम धुली हुई उड़द की दाल ले लेनी है। 200 ग्राम सिंघाड़े का चूर्ण ले लेना है और 200 ग्राम सफ़ेद मूसली का चूर्ण ले लेना है। यह सिंघाड़े का चूर्ण और इमली के बीज दोनों चीज आपको मिल जाएंगी कहाँ? पंसारी के यहाँ। मूसली चूर्ण आपको मिल जाएगा किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे बना बनाया। उड़द की दाल आपके घर में होगी, नहीं तो आपके सामने किराना वाले के यहाँ से मिल जाएगी। 2 ही चीज वैसी हैं जो आपको पंसारी के यहाँ से लानी पड़ेंगी। तो सिंघाड़े का आपको आटा नहीं लेना है पंसारी के यहाँ से, आपने सूखे सिंघाड़े ले लेना है। तो 200 ग्राम आप पंसारी के यहाँ से सूखे सिंघाड़े ले आइए और 200 ग्राम आप इमली के बीज ले आइए। 200 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली का चूर्ण ले लिया और 200 ग्राम आपने धुली हुई उड़द की सफ़ेद दाल ले ली। ये 4 आपकी औषधि हो गई। अब आपने करना क्या है उसको समझ लो। सबसे पहले जो आपने इमली के बीज लिए हैं उनको जैसे कढ़ाई में चने को भूनते हैं वैसे भून लीजिए। घर में चिनाई करने वाली बालू आती है, वह बालू थोड़ी सी 1 मुट्ठी लेके आ जाइए। लोहे की कढ़ाई में बालू को डालिए। जब बालू गर्म हो जाए तब उसमें वह बीज डाल दीजिए। कुछ ही देर में वह बीज भुन जाएंगे जैसे चना भुनता है, और जैसे चना भुनने के बाद उसके छिलके उतर जाते हैं वैसे ही उसके छिलके भी उतर जाएंगे। जब वह छिलके उतर जाएं, जब वह छिलके उफड़ने लगें बीजों पर से, समझो कि बीज भुन गए। जलने नहीं देना है और डायरेक्ट कढ़ाई में भी नहीं उसको भूनना है, बालू में ही भूनना है।
बाहर निकाल के थोड़ा हाथ से रगड़ के जो थोड़ा बहुत छिलका कहीं चिपटा हुआ होगा वह भी उतर जाएगा, उसको फटक के छिलके को अलग कर देंगे। सफ़ेद कलर की केवल गिरी रह जाएगी 200 ग्राम इमली के बीजों की। अब इनको आप ठंडा होने पर बारीक चूर्ण बना लीजिए। सिंघाड़े जो आप खरीद कर लाए हैं उसका भी आप बारीक चूर्ण बना लीजिए। सफ़ेद मूसली का चूर्ण बना बनाया आप स्टोर पर से ले ही आए हैं किसी भी कंपनी का, तो यह 3 औषधि आपकी हो गई डस्ट रूप में। अब बच गई आपकी उड़द की दाल। उड़द की दाल को आप क्या कीजिए, गाय का ताज़ा कच्चा दूध लीजिए सुबह में, उसमें उड़द की दाल को फूलने के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे गाय का ही दूध डालना है। इतना दूध डाल देंगे जिसमें कि वह केवल डूब जाए उड़द की दाल, और थोड़ा सा आधा इंच के करीब उसके ऊपर दूध रहे, वह दूध में 100% डूब जाए। घंटे 2 घंटे में वह दाल क्या करेगी, उस टोटल दूध को स्वयं में सोख लेगी। जब वह टोटल दूध को स्वयं में सोख ले तो वह दाल फूल के बड़ी बड़ी हो जाएगी। अब उस दाल को आप धूप में सुखा दीजिए। 2-3 दिन लगेंगे, वह 2-3 दिन में बिल्कुल सूख के वापस से ड्राई हो जाएगी। अब तो धूप पड़ने लगी है। किसी बड़े बर्तन में फैला के रख दीजिए ताकि एक दाना दूसरे से ना सटे, वरना तो उसमें फूई लग जाएगी। उसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। धूप में सूख के वह बिल्कुल वापस से ड्राई हो जाएगी। जब वह वापस से इतनी ड्राई हो जाए कि आप उसको पीसकर चूर्ण बना सकते हो, तब आप उसका भी चूर्ण बना लीजिए। अब इन सभी चारों चूर्ण को एक साथ मिला के डब्बे में बंद करके रख दीजिए। ध्यान रहे जिस चीज़ में भी सिंघाड़े का आटा यानी कि सिंघाड़े का चूर्ण पड़ जाएगा वह 10 दिन से अधिक यदि आप उसको डब्बे में बंद करके रखेंगे तो वह खराब हो जाएगी। सिंघाड़े का आटा पीसने के बाद केवल 10 दिन ही वैलिड रहता है, 10 दिन के बाद वह खराब हो जाता है। आप इस योग को तभी बनावें जब आपको इस योग को खाना हो। ऐसे नहीं कि आप बना के रख लें और कभी भविष्य में फिर खावें। वह से अधिक 15 दिन आप उसका उपयोग कर सकते हैं, फिर वह खराब हो जाता है। खाना कैसे है, सुबह में एक छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें 1 से 2 चम्मच घी डाल दें और 2 चम्मच यह पाउडर डाल दें। जो चारों औषधियाँ आपने एक साथ मिला ली हैं, 2 चम्मच यानी कि लगभग 3 तोला के करीब, 30-35 ग्राम के करीब, यह चारों औषधियों का जो चूर्ण आपने मिला के रखा है उसको डाल दें। उस घी में उसको भूनने दें। जब वह भून जाए अच्छे तरीके से, वह पूरा आपका चूर्ण उस घी को 100% सोख ले, स्वयं में पूरी तरह भून जाए, तब उसको उतार लीजिए। उतार के उसमें आप 1-2 चम्मच मिश्री मिला दीजिए। जितनी है औषधि आपकी है उतना ही फिर उसमें मिश्री का पाउडर मिला दीजिए। मिश्री का पाउडर ना हो तो देसी खंड मिला दीजिए। देसी खंड भी ना हो तो इसमें आप बूरा मिला दीजिए। तो जितनी मात्रा में आपका यह पाउडर हो गया उतनी मात्रा में इसमें मिश्री मिला लेंगे। सुबह खाली पेट इसको, यह बड़ा स्वादिष्ट भी लगेगा, सुबह खाली पेट इसको आप अच्छे तरीके से खा लेंगे। ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेंगे। 2 से 3 दिन आप इस औषधि का सेवन करेंगे तो आपको नाइटफॉल होना बंद हो जाएगा। 10 से 15 दिन निरंतर आप इस औषधि का सेवन कर लें। जितनी मात्रा में मैंने यह औषधि आपको बताई है उतनी मात्रा में टोटल औषधि का आप सेवन कर लें, केवल एक टाइम सुबह में ही प्रतिदिन। आप नाइटफॉल की समस्या से लगभग मुक्त हो चुके होंगे। उसके बाद केवल इतना ही ध्यान रखें कि कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन कभी भी हो जाए तो दूध के साथ 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। यदि आपका पेट साफ होता रहेगा, आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, तो कभी भी वापस आप पुनः इस व्याधि से ग्रस्त नहीं होंगे। और यह औषधि आपके सोपन दोष होने को तो तुरंत लगभग बंद कर ही चुकी होगी। इसके अतिरिक्त सोपन दोष से आई हुई जो आपके शरीर में कमजोरी है, जो आपके चेहरा रुष्क हो गया है, जो आपके चेहरे की जो चमक है वह समाप्त हो गई है, आंखों की रोशनी घट गई है, मस्तिष्क दर्द करने लगा है, हाथ पैर में दर्द होने लगा है, थकावट रहने लगी है, बिना कुछ काम किए ही चिड़चिड़ापन आ गया है, इन सारी समस्याओं को भी यह निर्मूल कर देगा।
जो स्वपन दोष होने के बाद के साइड इफेक्ट है। मैं सभी गार्जियन से भी यह निवेदन करूंगा कि आपके परिवार में यदि कोई आपका बच्चा वैसा है तो आप उसको यह योग स्वयं बना के दे सकते हैं। उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह का नाश्ता आप इसी रूप में उसको बना के दे सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई बालक वैसा है जो इस प्रकार से चिड़चिड़ा हो गया है, निस्तेज हो गया है, और उसकी पहचान यही है कि जैसे ही कोई बालक भयानक स्वपन दोष का पेशेंट होगा वह एकांत में जाना शुरू कर देगा और उसे उसको भय लगने लगेगा, चीज़ों को पटक पटक के मारेगा, घर में छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध में आ जाएगा, पैर पटक पटक के चलेगा। यह उसकी पहचान है। यदि वैसा है तो उसको समझाने के बजाय उसको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वह एक रोग से ग्रस्त हो चुका है। स्वपन दोष रोग जो है असल में वह मानसिक रोग है। मानसिक रोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब स्वपन दोष की स्थिति किसी को बन जाती है तो मस्तिष्क को एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए फिर मानसिक रोग के रूप में परिवर्तित हो जाता है यह रोग। तो आप उसको मानसिक रोगी ही समझें। अपने बच्चे को आप उसको इस योग के माध्यम से उबार सकते हैं। यूं आप उसके पीछे पड़े रहें, उसको समझाने का प्रयास करें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी, वह अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, अपने आप उसकी बुद्धि वापस से काम करना शुरू कर देगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।